जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीएमसी नेटवर्क और मैं हूं जाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज विद जाहिद चौधरी। नाजरीन, ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके में आफ्टरनून में आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। ऑफिस की मसरूफियात की वजह से टाइम सम टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत खा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पता है कि इंतज़ार कर रहे होते हैं इस प्रोग्राम का। लेकिन आपको पता है कि सम अर्जेंट वर्क जो है वो आपको ऑलवेज ऑक्युपाइड रखता है, और इस वजह से बहरहाल एनीवे आई ट्राई माय बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके ये प्रोग्राम शुरू कर दिया करूं 6 बजे, लेकिन फिर भी अ, जो भी डिले होता है उसके लिए मैं आपसे माजरत हाँ। आपका प्रोग्राम है, आप जो सवालात इमिग्रेशन लॉ के हवाले से, असाइलम लॉ के हवाले से, नेशनैलिटी लॉज के हवाले से, फैमिली लॉज, डिवोर्स, विल्स एंड प्रोबेट, बच्चों के कॉन्टैक्ट, स्पॉन्सरशिप लेटर, कुछ भी आप पूछते हैं मुझसे, मेरी कोशिश ये होती है कि अभी मुझे खुशी उस वक्त होती है कि जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं और कहते हैं जी कि आप बड़ा फुल्ली आप एक्सप्लेन करते हैं, आप सिर्फ यस नो में आंसर नहीं करते। तो मकसद भी ये है। देखें, सवालात बेशक ये, क्योंकि ब्रीफ डराने का प्रोग्राम होता है, सवालात बेशक मैं 1 2 3 लूं, लेकिन ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम आपको पता तो चला जाए, आपकी तशनगी ना रह जाए कि यू मस्ट सेटिस्फाई कि यस आई गॉट माय आंसर। और जो जो आपके जहन के अंदर कंफ्यूजन होती है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूं। तो ये आज का जो हम टॉपिक है, क्योंकि सवालात इसके हवाले से आ रहे थे और आज कुछ अपडेट भी इस हवाले से, तो मैंने कहा इसी से जुड़े हुए अगर कुछ टाइम बच गया तो एक आध सवाल और भी हम ले लेंगे। पहली बात तो यह है कि टॉपिक जैसे आपने देखा कि चिल्ड्रन नेशनैलिटी के बच्चों के जो नेशनैलिटी के मामलात हैं अंडर यूके नेशनैलिटी एक्ट, वो क्या है, किस तरीके से जो है वो तय पाते हैं और क्या होता है। देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं जनाब रजिस्ट्रेशन में और नेचुरलाइजेशन में। तो सबसे पहले तो आप जहन में रख लीजिएगा कि जो अच्छा, इसमें आने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो फिर जहन से स्लिप हो जाए कि बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही हों तो फिर जरा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इसके ऊपर बड़ी 2019 से इसके ऊपर फाइट हो रही थी, जनाब एमनेस्टी इंटरनेशनल और बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इसके अंदर जो इन्वॉल्व थी, कि ये वो बच्चे जो कि इंटाइटल हैं नेशनैलिटी के लिए, जब वो यानी रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन के लिए, तो जब वो अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर मैसिव फीस है। ठीक है, अब उस मैसिव फीस का देना सम टाइम जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ओवर 1000 पाउंड जो है, 1012 पाउंड जो है वो फीस रखी हुई थी। लेकिन अब खुशखबरी ये है कि अब अगर आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, ठीक है, यानी अगर आपके पेरेंट्स, यानी वो बच्चा जो अप्लाई करना चाहता है नेशनैलिटी के लिए, नेशनैलिटी से इस्तेमाल करता हूं आपको समझ आ जाए, ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए, तो उसके लिए अगर उसके पेरेंट्स के पास मींस नहीं है टू पे होम ऑफिस फी, एप्लीकेशन फी, तो अब वो फी वेवर के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। ठीक है जी, ये आज ही नई जो है होम ऑफिस की तरफ से पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर फिर हाई कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, फिर इसके ऊपर जैसे मैंने कहा 2019 से ये चल रहा था, और आज मैं समझता हूँ कि फाइनली होम ऑफिस मेड राइट एंड गुड डिसीजन कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते टू पे फी, तो वो अब फी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए वही क्राइटेरिया होगा कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके जो मीन्स जो हैं, जो आपकी इनकम है वो आपकी कम है, आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, आप अगर फी पे कर दे तो आपके लिए मसाइल क्रिएट हो जाना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल जो है वो आपको फिर वहां पे प्रूव करना पड़ेगी। तो ये एक तो है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चे जो हैं वो लोकल अथॉरिटी की केयर में है, ठीक है, और लोकल अथॉरिटी जो है वो उनके लिए एप्लीकेशन करना चाहती है नेशनैलिटी के लिए, तो वो जो वो एप्लीकेशन, उनकी जो एप्लीकेशन होगी वो वैसे एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है जी, यानी ये जरा जहन में रखिएगा
कि एक तो ये है कि आपके मीन्स नहीं है, उसमें तो आपको सारी एविडेंस जो है वो पेश करनी पड़ेगी, सारे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सारा चार्ट देना पड़ेगा, ये सारी चीजें देने। दूसरा ये है कि अगर बच्चे जो हैं वो सोशल केयर की यानी लोकल अथॉरिटीज की जो है वो केयर में है और वो उनकी एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो वो बच्चों की एप्लीकेशन जो है वो भी जो फीस है उससे एग्जेम्प्ट होगी, यानी फ्री ऑफ चार्ज वो एप्लीकेशन जो है वो होगी। तो ये एक गुड न्यूज है। और बहुत सारे लोग, मैं खुद जाती तौर पर जानता हूं कि वो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बच्चे जो हैं वो इंटाइटल हैं। मैं ये समझता हूं कि सिर्फ अगर और इसी को सामने रखते हुए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कहा कि हाई कोर्ट का भी डिसीजन था, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है कि देखें, अगर एक बच्चे की इंटाइटलमेंट है कि वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो वो सिर्फ इस वजह से डिनाई नहीं की जा सकती कि इसके पेरेंट्स के पास मींस नहीं है इसकी एप्लीकेशन करने के लिए। तो लिहाजा वो तमाम लोग जो कि इस खबर के मुंतजिर थे, वो अगर चाहें तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इफ दे नीड माई असिस्टेंट टू submit this application, complete this application, or any other assistant if they need, if they require, they can contact me. मेरा नंबर जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होता है। ठीक है जी। अब जनाब ये तो अपडेट हो गई इस बच्चों के हवाले से, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपने ज़हन में रखनी है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ सवालात जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि देखें, जो शुरू में आपको बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन में और नेशनलाइजेशन में वो दोनों नेशनैलिटीज ही होती है। ब्रिटिश नेशनैलिटी जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट जब ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, वो नेचुरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 6 ऑफ नेशनैलिटी एक्ट। और बच्चे जब अप्लाई करते हैं नेशनैलिटी के लिए तो वो होती है रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड एज अ ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है। अच्छा, अब सम टाइम यहां पे भी और कंफ्यूजन हो जाती है कि देखें, अगर सबसे पहले तो यह है कि कुछ नेशनैलिटी जो होती है वो आप ड्राइव करते हैं फ्रॉम बर्थ। ठीक है जी। जैसे मसलन अगर एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ है यूके के अंदर, लेट सपोज, क्योंकि उसके अंदर और भी सिनेरियोस हैं, और उसके पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट्स के पास जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप मौजूद है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ये होगा कि वो जो बच्चा है वो डायरेक्टली अप्लाई करेगा अपने पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट और नेशनैलिटी ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। यानी जब आप नेशनैलिटी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पहले आप वो कह रहे होते हैं कि जी कंफर्म करें कि आई एम अ ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है। लेकिन जब ये सूरत हाल होती है कि बच्चा पैदा हुआ यूके के अंदर और उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ठीक है, तो वो बच्चा फिर डायरेक्टली अप्लाई करेगा ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर वो बच्चा आउटसाइड यूके टेरिटरी पैदा होता है तो वो बच्चा जो है वो भी डायरेक्टली पासपोर्ट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें एक मोटा सा जो फर्क सम टाइम हो जाता है कि अगर जो पेरेंट्स यहाँ जिसके बिहाफ पे उस बच्चे ने नेशनैलिटी के लिए अप्लाई, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो अगर वो देखना पड़ेगा कि इस फादर को या मदर को जो नेशनैलिटी मिली थी वो कैसे मिली थी। अगर उनकी नेशनैलिटी अदरवाइज बाय डिसेंडेंट थी तो फिर तो ऑब्वियसली उनको डायरेक्टली बच्चे को मिल जाएगा पासपोर्ट। ठीक है। अगर बच्चा आउटसाइड यूके पैदा हुआ है और जो फादर है उसको मिली थी नेशनैलिटी एज अ डिसेंडेंट, यानी उसको उसके फादर की, यानी वो फादर जो है वो भी यूके से बाहर पैदा हुआ, ठीक है, और वो फिर उसको अपने फादर के थ्रू जो है वो नेशनैलिटी मिल गई। क्योंकि ये जो नेशनैलिटी होती है, ब्रिटिश सिटीजनशिप होती है बाय थ्रू डिसेंट, ये होती है एक जनरेशन तक आप पास ऑन कर सकते हैं, फिर दूसरी जनरेशन जो है उसके ऊपर पास ऑन नहीं कर सकती।
ये नेशनैलिटी का लॉ थोड़ा खुश्क ज़रूर होता है, समझने में भी थोड़ी आप लोगों को शायद मसला हो, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान बना के आप लोगों को पेश कर सकूँ। तो ठीक है? यानी कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिन मैं अभी बात जिनकी कर रहा हूँ, जब वो पैदा होते हैं तो वो डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी एंटाइटलमेंट होती है। कुछ बच्चे फिर जो पैदा होते हैं, उनकी पैदाइश के वक़्त, ठीक है? उनकी पैदाइश के वक़्त उनको सबसे पहले अपनी सिटीज़नशिप कन्फर्म करवानी पड़ती है कि जी हम इंटाइटल हैं कि हमें ब्रिटिश सिटीज़नशिप दी जाए। तो फिर उनको ब्रिटिश सिटीज़नशिप पहले, अगर वो इंटाइटल हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो वो उनको पहले ब्रिटिश सिटीज़नशिप दी जाएगी। वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न वो दिया जाएगा, ठीक है? जब उनको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा सिटीज़नशिप का, तो उसके बाद वो बच्चे जो हैं वो अप्लाई करेंगे अपने पासपोर्ट के लिए, यानी वो डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये फ़र्क है। लोग आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो उनसे पहले पूछते हैं जी कि हाँ, इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है? तो वो कहते हैं नहीं, रजिस्ट्रेशन तो नहीं, पासपोर्ट। तो ये दोनों का फ़र्क आप ज़रूर प्लीज़ समझ लें कि ये थोड़ा ब्रीक सा इसमें फ़र्क है, ठीक है? अब अगर देखें, बच्चा जो है वो पैदा हुआ है अगर यूके के अंदर, और अगर उसकी पैदाइश के वक़्त उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, ठीक है जी? तो वो बच्चा जो है वो भी फिर अप्लाई करेगा कि वो उसको सिटीज़न रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड एज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, ठीक है जी? कि यानी वो पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा एज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न, और जब उसकी रजिस्ट्रेशन हो, उसने साबित बस क्या करना है, उसने साबित ये करना है कि वो यूके के अंदर पैदा हुआ है, ऑब्वियसली उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएगा। फिर वन ऑफ द पेरेंट्स जो है वो जनाब सेटल है, पेरेंट्स के पास जो बायोमेट्रिक कार्ड होता है वो साथ जाएगा, उनका पासपोर्ट जाएगा, तो ये चीज़ जो है वो जाएगी। आसान है। बच्चे के लिए तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ना तो उसने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना होता है और ना ही उन्होंने इंग्लिश टेस्ट पास करना होता है बच्चों ने, ठीक है जी? तो इसलिए ये सब सिर्फ रिक्वायरमेंट है कि वो यहाँ पे पैदा हो। और फिर अच्छा, इसमें एक फिर और सूरत हाल हो जाती है। देखें, अगर एक बच्चा जो है वो यूके के अंदर पैदा हुआ, ठीक है? लेकिन उस जब वो पैदा हुआ उस वक़्त उसके किसी भी पेरेंट के पास, ना माँ के पास, ना बाप के पास इंडेफिनिट नहीं था। फिर क्या सूरत हाल बनेगी? अच्छा, फिर सूरत हाल ये बनेगी कि देखें कि अगर वो बच्चा स्टिल माइनर है, ठीक है? 16 साल से कम है, उम्र पे है, और उसमें किसी भी पेरेंट में से अगेन माँ को या बाप को नेशनैलिटी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाती है, तो उसके बाद भी वो बच्चा जो है वो इंटाइटलमेंट है उसकी कि वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चाइल्ड एज अ ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है जी? तो ज़रूरी नहीं है कि पैदाइश के वक़्त होगा तो ऑब्वियसली उस वक़्त भी उसकी एंटाइटलमेंट है। उसकी पैदाइश के बाद माँ या बाप जो है, अगर वो उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन आ जाती है, तो ऐसी सूरत-हाल में वो बच्चा जो है, वो भी उस वक़्त भी एंटाइटलमेंट उसकी है कि वो क्या कर सकता है। ठीक है जी? फिर एक और सिनेरियो जो है कि देखें, अगर बच्चा जो है यूके के अंदर जो है वो पैदा हुआ है, ठीक है जी? अब उसके वालिदैन दोनों जो हैं, उनके पास जो है वो वीज़ा ही कोई नहीं है, ठीक है? फिर क्या सूरत-हाल हो? अब ऐसी सूरत-हाल में फिर अगेन ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट जो है वो इस मसले का हल जो है वो भी बताता है। वो ये कहता है कि अगर बच्चा पैदा यहाँ हुआ है और उसने 10 साल यूके के अंदर गुज़ार लिए हैं, इसमें आप बाहर जा भी सकते हैं, ठीक है? वो आप ने अगर 90 डेज़ पर ईयर के हिसाब से इससे ज़्यादा आप नहीं रहे हुए, तो फिर भी यानी वो बच्चे की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स के पास अगर वीज़ा नहीं है, वो तो फिर ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन अगर बच्चा जो है उसने कभी ट्रैवल किया भी है या कैसी भी सूरत-हाल है, तो अगर 10 साल वो यहाँ पैदा हुआ और लाइफ़ के इनिशियल 10 साल जो है वो उसने यूके में एंटाइटल कर लिया है, तो ऐसी सूरत-हाल में भी ये बच्चा जो है एंटाइटल है टू मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज़ अ ब्रिटिश सिटीज़न। तो वो भी अप्लाई करेगा
उस रजिस्ट्रेशन के लिए पहले। ठीक है जी, ये जरा जहन में रख लीजिएगा। तो एन ये जो सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, इन तमाम सूरत हाल में जो बच्चा है वो डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए नहीं जाएगा, वो पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद वो फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा। अच्छा, इसमें एक और भी चीज जो है वो जहन में रखनी है आप लोगों ने, जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक आज का है तो चाह रहा हूं कि सारे जो सिनेरियोस हैं वो आप लोगों के सामने जो है वो मैं पेश कर दूं कि आपने है। देखें, बात यह है कि अगर एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन उसकी पैदाइश के वक्त उसका फादर जो है वो तो ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है, जो पहले मैंने बात बताने की, तो उसको तो वो वहां से जो है वो ब्रिटिश सिटीजनशिप डायरेक्टली वहां से ले सकते। लेकिन नहीं, अगर उस बच्चे की पैदाइश के वक्त उस बच्चे की मां जो है वो किसी और के साथ मैरिड है, तो वो फिर उस बच्चे की नेशनैलिटी, उस बच्चे को डायरेक्टली पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मसलन सपोज करें कि एक खातून है, उन्होंने कोई शादी की हुई थी, ठीक है, शादी जो है वो ब्रोक डाउन हो गई, वो अब अपने हस्बैंड से अलहदा हो गई और वो फिर चली गई एक रिलेशनशिप में, यानी शादी तो अभी क्योंकि डिवोर्स हुई नहीं है तो शादी तो हो नहीं सकती थी, वो रिलेशनशिप में चली गई है, ठीक है, और उससे उस रिलेशनशिप में उसका बच्चा पैदा हो गया है। अब क्योंकि पहले हस्बैंड से अभी तक उसकी डिवोर्स नहीं हुई, तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में इस बच्चे को डायरेक्टली पासपोर्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, इवन ये लेट सपोज करें कि उस खातून ने डिवोर्स पिटीशन भी फाइल कर दी अपनी, लेकिन उसके ऊपर अभी डिसीजन भी कोई नहीं हुआ। ठीक है, वो खातून जो है वो रिलेशनशिप में और उस रिलेशनशिप से उसका बच्चा पैदा हो गया। बेशक के वो जो दूसरा उसका पार्टनर है वो ब्रिटिश है, लेकिन क्योंकि वो जो खातून है वो स्टिल मैरिड है अपने प्रीवियस हस्बैंड के साथ, तो वो यानी जब तक डिक्री एब्सोल्यूट नहीं आ जाती उस वक्त तक ये मसला जो है वो गंभीर रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल जो है इसमें भी जो है वो बच्चा जो है वो डायरेक्टली उसको पासपोर्ट नहीं मिल सकता। तो कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने जो मोटी मोटी जो सूरत हाल है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। हाँ, अगर बच्चा या पेरेंट जो फादर या मदर यहाँ पे हैं, फादर यहाँ पे है, बच्चा जो है आउटसाइड यूके पैदा हुआ है, तो वो वहां पे भी डायरेक्टली पासपोर्ट, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे हम कहाँ अप्लाई करें। आप अपने होम कंट्री में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है, पासपोर्ट के लिए, और अगर यहाँ से दे फॉर्म वो ओवरसीज वाला ही इस्तेमाल होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ यूके के अंदर रहते हुए भी आप एप्लीकेशन जो है वो बच्चे के पासपोर्ट के लिए दे सकते हैं। लेकिन बच्चे को पासपोर्ट जो है, जहां बच्चा इस वक्त रह रहा है जिस कंट्री के अंदर, वहां पे जो एड्रेस उसका दिया होगा वहां पे उसको डिलीवर किया जाएगा, या वहां उसको बताया जाएगा कि वो वहां पे उसको कलेक्ट करे। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा लेट सपोज करें पाकिस्तान में है, अपनी माँ के साथ रह रहा है और उसने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, तो फादर यूके के अंदर है तो वो फादर को यूके के अंदर पासपोर्ट देंगे, ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट उसका पाकिस्तान में ही डिलीवर होगा। ठीक है जी, यानी उसकी माँ को, जिसकी या जिसका भी हमने गार्डियन का वहां पे डिटेल्स दी होंगी, उसको वो वीजा सेंटर वाले जो है यानी पासपोर्ट ऑफिस वाले जो है वो उसको बताएंगे कि फलान डेट को आके आप अपना पासपोर्ट वहां से कलेक्ट कर लें, और वो वहां से कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जनाब नेशनलिटी के बारे में थोड़ा सा था, मैं देख लेता हूँ कि टाइम जो है वो कितना है ऐसी सूरत हाल में। तो एक और सवाल जो है, हालांकि वो बड़ा लंबा टॉपिक है, वो मैं ले लेता हूँ इंशाल्लाह उस टॉपिक को फिर मैं, क्योंकि ये किसी ने पूछा था जी कि मैंने अपने बच्चे की मेंटेनेंस जो है वो लेनी है अपने एक्स हस्बैंड से, तो उसका तरीकाकार क्या है, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, किस तरह से है। तो देखें, इस पे सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने एक सर्विस अप्लाई की हुई है जिसको हम कहते हैं चाइल्ड मेंटेनेंस सर्विस। ये पहले चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी भी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये चाइल्ड मेंटेनेंस सर्विस, उसके थ्रू आपने ये जाना होता है।
ठीक है? ये सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है जी? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना है कि आपका बच्चा जो है वो माइनर है, ठीक है? लेकिन अगर उसकी एज 20 इयर्स में भी है, लेकिन वो स्टिल फुल टाइम एजुकेशन में है, तो वो बच्चे की मेंटेनेंस जो है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी? छोटे बच्चों की थी, तो क्लेम की जा सकती है, ठीक है जी? अच्छा, ये क्लेम कैसे करनी होती है? इसका देखें, मैं अक्सर एज़ अ फैमिली लॉयर्स मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि देखें, अगर ऐसी सूरत-ए-हाल है, तो सबसे पहला जो बेहतरीन ऑप्शन है, दोनों पार्टीज़ को म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है जी? म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है कि दोनों करते हैं, अच्छा जी कि ये मैं इतने अच्छा, इसमें फिर ये किसे कहते हैं, ये एंटाइटलमेंट इसकी ये है कि बचा किसके पास है। सम टाइम ये ज़हन में होता है कि जी मेंटेनेंस जो है वो बाप ने ही पे करनी है। नहीं जी, अब देखें, अगर बच्चा जो है वो बाप के साथ रह रहा है, ठीक है जी? यानी रेज़िडेंस जो है बच्चे की किसके पास है और बच्चे की डे टू डे लुक आफ्टर जो है वो कौन कर रहा है। तो ऐसी सूरत-हाल में अगर माँ जो है वो काम कर रही है, कोई बिज़नेस कर रही है, जो भी उसकी इनकम है इसके बारे में बात करूँगा, तो वो ऐसे सूरत-हाल में माँ देगी बाप को। तो ये डिपेंड करता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो कौन कर रहा है। तो छोटे बच्चे नॉर्मली यही होता है कि माँ जो है वही उनकी लुक आफ्टर कर रही होती है, तो इसलिए ज़हन में ये आता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा सा था तो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ। फिर जैसे मैंने पहले आपसे बता रहा था, सबसे बेहतरीन ये है कि दोनों जो पेरेंट हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि मैं आपको वीक में, आपको महीने में इतने पैसे जो है वो मैं दिया करूँगा। ठीक है जी? तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका फिर यही है कि आप जो है वो चाइल्ड मेंटेनेंस सर्विस जो है उसके थ्रू लेंगे। डायरेक्टली तो नहीं, उसके लिए भी पहले गेटिंग हेल्प फॉर चाइल्ड मेंटेनेंस जो है वो एक उनका ज़ैली ई चीज़ है। वहाँ पे पहले आप एप्लीकेशन देंगे, वो आपको एक रेफ़रेंस नंबर जो है वो इश्यू करेंगे और उस रेफ़रेंस को जब आप फिर चाइल्ड मेंटेनेंस सर्विस को अप्लाई करेंगे, तो वो फिर आपको रेफ़रेंस नंबर की ज़रूरत होगी जो आपको गेटिंग हेल्प फॉर चाइल्ड मेंटेनेंस ने आपको एलोकेट किया होगा, उसकी ज़रूरत होगी, फिर आपको ऑब्वियसली बच्चों की डिटेल की ज़रूरत होगी, फिर आपको आपके जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, उसकी ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो आपने चाइल्ड मेंटेनेंस सर्विस को प्रोवाइड करनी होंगी। ये अब कैलकुलेशन कैसे होती है, कितनी होगी, किस तरह से नहीं होगी, ये फिर जो है मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि फिर आधा-आधा चीज़ें रह जाती हैं, तो फिर वो ना आपको समझ आएगी सारी, ना फिर मज़ा आएगा प्रोग्राम करने में। तो इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम है वो सारा होगा चाइल्ड मेंटेनेंस के ऊपर। ठीक है? कि चाइल्ड मेंटेनेंस क्या होती है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, कितनी हो सकती है, इनकम है। हाँ, सम टाइम ये कहते हैं जी कि वो माँ दे नहीं रही या बाप नहीं दे रहा, तो उसका क्या तरीकाकार है, कैसे ले सकते हैं, ठीक है? दूसरा फिर उसका तरीकाकार जो है वो भी सारी चीज़ें जो है कि जी एक इनकम कितनी होनी चाहिए, ग्रॉस जो वीकली इनकम है वो कितनी हो और उस इनकम के ऊपर कितने पैसे जो हैं वो देने पड़ते हैं। तो इन सारे चीज़ों के ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह अगले वीक में जो है, अगले थर्सडे को इसके ऊपर बात होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें मैंने चिल्ड्रन की नेशनैलिटी के लिए की हैं वो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट थी। फिर ये सब का अगर कंक्लूड करूँ तो कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, फीस की वजह से एप्लीकेशन नहीं कर रहे थे, अब फी वेवर का यानी फी माफ़ी का ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आप फीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फी वेवर के लिए पहले अप्लाई करेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आपकी ये एप्लीकेशन जो है, वो फी के बगैर होगी। तो ये आप इसका फ़ायदा उठाएँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर, अगर मैंने कहा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा नंबर आपके सामने होता है, आप व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कहीं से मुझे तलाश कर लें और मुझसे सवाल पूछें, फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विस आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है। प्रोग्राम के आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ZMC टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई और लेटेस्ट लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप
तक बगैर किसी ताखीर से पहुंच जाएंगे और आप उससे फायदा उठा सके। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपने भाई अपने दोस्त जाहिर चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।